pleasant environment, get ready for a healthy activity. Friendly atmosphere yields tremendous output. Poor surroundings, challenges of today's world. Melting glaciers, global warming is increasing. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और खुश होंगे। और मैं आज आपको वेलकम करता हूँ अपनी एनवायरमेंटल साइकोलॉजी के 5वें लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लेक्चर की बात करें, आई वुड लाइक टू शेयर another quote with you, a book that I read the other day. The book's name was Alchemist. It is written by a Brazilian writer whose name is Paulo Coelho. Do you read fiction books? Well, if you don't, sometimes you should, because you find a lot of things, a lot of insights when you are reading the stories from different writers. Paulo Coelho is a Brazilian writer and who's come up with a great masterpiece of the modern times, and the book's name is Alchemist. One takeout that I could make out of reading that book was a sentence that says, if you really wish for something, the entire universe conspires for you. अगर आपके अंदर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है तो सारी कायनात कॉन्स्पिरेसी करती है कि आपको वो चीज़ किसी तरह से पहुंचाई जाए. If you want to understand the perspective of this quote, I invite you to read the book. Well, this was just for the start, just to get you into. Let us start our lecture now. And as usual, let me give you a brief review of what we discussed in our last lecture. स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसमें हम एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की थियरीज को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस को ख़त्म किया और उसके बाद हम मिनी थियरीज की तरफ चले थे. जब हम अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे तो हमने डिस्कशन शुरू किया था बिहेवियर इंटरेक्शनिज्म से. और यहाँ पर मैंने आपसे सवाल पूछा कि क्या आप जिस तरह से हैं इसकी वजह आपके हेरेडिटरी ट्रेट्स हैं जो आपने अपने वालिदैन से हासिल किए या अपने एंसेस्टर से हासिल किए, या फिर आपका एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है उस इंटरेक्शन की बदौलत आपने ये सारी चीज़ें सीखी. सो बिहेवियर इंटरेक्शनिज्म की थ्योरी को प्रोपाउंड करने वाले लोगों के लिए ये बात इंपॉर्टेंट थी कि इंसान का बिहेवियर, इंसान की पर्सनैलिटी जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है. क्या ये उसके बायोलॉजिकल ट्रेट्स हैं या क्या उसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है जिसकी वजह से उसने अपनी पर्सनालिटी के वो बुनियादी ट्रेट्स सीखे हैं जिनको इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की हासिल करता है, या फिर जिनके कुछ ऐसे नेगेटिव ट्रेट्स उन्होंने लर्न किए हैं जो उनकी तरक्की की राह में रुकावट हैं, जो उनकी तरक्की को रोकते हैं. एंड व्हेन वी वर ट्राइंग टू कनेक्ट इट विद द एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, वी डिस्कस्ड दैट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट हाउ ह्यूमन बीइंग्स इम्पैक्ट their environment. And for behavior interactionists, this was important to find out that how man's behavior emerges out of his interaction with the environment. And over here, they have come up with some good techniques and principles that can help us understand that how can we come up with different kinds of strategies and techniques that would help people change their attitudes that define their way of interaction with their environment. स्टूडेंट्स, बिहेवियर इंटरेक्शनिज्म से हम जब आगे चले तो हमने जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का जिक्र किया, और जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का जिक्र करते वक्त मैंने आपको बताया कि इनके लिए इम्पॉर्टेंट था कि परसेप्शन, कॉग्निशन क्या रोल प्ले करते हैं इंसान के ओवर्ट बिहेवियर के अंदर. परसेप्शन, जैसा कि हमने डिस्कस किया, वी हैव 5 परसेप्चुअल ऑर्गन्स, वी हैव 5 सेंसेस दैट हेल्प अस परसीव नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड, और वो इंफॉर्मेशन हम अपने ब्रेन के अंदर प्रोसेस करते हैं. जब वो इन्फॉर्मेशन हमारे ब्रेन में प्रोसेस होती है और हमें कोई इंसाइट मिलता है, वी कैन कॉल इट कॉग्निशन. सो कॉग्निशन मीन्स दैट once we get information from the use of our 5 senses, then that information we use in our brain, we process it and come up to shaping up the conclusions. And those conclusions, in fact, help us define our overt behavior. And over here, Gestalt psychologists have lended valuable contributions to the environmental psychology by helping the modern day psychologists understand that how people perceive their environment, what information are they getting, and what kind of behavioral patterns are coming out of the processing of that information. Students, Gestalt psychology के बाद मैं आपको ले चला था मिनी थियरीज की तरफ,
और मेनी थेरीज को डिस्कस करते हुए हमने सबसे पहली थेरी को डिस्कस किया, दैट वाज कॉल्ड अराउजल थेरी। अराउजल थेरी में मैंने आपको बताया कि अराउजल इज अ बॉडीली स्टेट जिसके अंदर थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट होती है, इट्स अ स्लाइटली एजिटेटेड स्टेट जो आपको प्रिपेयर करती है काम करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। यहाँ पर हमने एग्जाम की प्रिपरेशन की एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस किया कि जब हमें पता चलता है कि हमने कोई एग्जाम देना है तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वी फील अ लिटिल टाइटनिंग ऑफ आवर मसल और हमारी बॉडी काम करने के लिए तैयार हो जाती है। बॉडी जब काम करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है बॉडी की, दैट कैन बी कॉल्ड अराउजल। अराउजल थेरिस्ट के लिए ये इंपॉर्टेंट था अंडरस्टैंड करना कि अराउजल इंसानों की परफॉर्मेंस को किस तरह से इम्पैक्ट करती है। एंड ओवर हियर दे डिस्कस्ड मेनी डिफरेंट एनवायरमेंटल फैक्टर्स। मिसाल के तौर पर एम्बिएंट टेम्परेचर्स, एनवायरनमेंट के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं वो किस तरह से इंसानों की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करते हैं। इसके साथ ही साथ उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये भी था कि इन टेम्परेचर्स की वजह से इंसानों की परफॉर्मेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पर टेम्परेचर अगर एक ऑप्टिमल लेवल से इंक्रीज करते हैं तो अराउजल लेवल भी ऑप्टिमल लेवल से इंक्रीज कर जाती है, और जब अराउजल लेवल ऑप्टिमल लेवल से इंक्रीज कर जाएगी देन बॉडी इज़ इन अ स्टेट जहाँ पर इंटेंस कॉन्सेंट्रेशन शायद नहीं हो सकती। सो अराउजल थेरिस्ट्स केम अप with a viewpoint that for human beings to perform well, they need to have optimal level of arousal, and then their performance level will also increase. Students, यहाँ से आज चलते हैं हम अपने लेक्चर के अगले पार्ट की तरफ, and from this point onwards we will be talking about stimulus load theories. Stimulus load theories को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूँगा। क्या आप लोग गाड़ी चलाते हैं? Do you drive a car? I'm sure some of you do drive a car. जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप किस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रहे होते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी रश वाली जगह से गुजर रहे हैं तो क्या चीज़ें आपकी अटेंशन को कैच करती हैं? लेट अस सपोज कि आपकी गाड़ी में पिछली सीट पर चंद बच्चे बैठे हुए हैं और आपकी पैसेंजर सीट पर आपके एक दोस्त बैठे हुए हैं और आप एक रश वाली सड़क पे से गुजर रहे हैं और गाड़ी के अंदर आप अपने दोस्तों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं और पीछे बच्चे आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और आपके जहन में ये ख्यालात आ रहे हैं कि बच्चे खिड़कियों की तरफ ना जाएं, सर बाहर ना निकालना शुरू कर दें। सो एट द बैक ऑफ योर ब्रेन यू आर ऑल्सो टेकिंग केयर ऑफ द किड्स हु आर सिटिंग इन द रियर सीट एंड साइमल्टेनियसली यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड एज वेल। अब आपके सामने गाड़ी के सारे स्पीडोमीटर्स हैं, आरपीएम मीटर्स हैं, एंड देन देयर इज अदर इक्विपमेंट अटैच्ड इन द कार। Now, with all of this background, you're looking out of the windshield and you are seeing a lot of traffic going on over there. इस पॉइंट के ऊपर आप किस चीज़ को सबसे ज़्यादा तवज्जो देंगे? क्या आप पीछे बच्चों की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या बातचीत की तरफ तवज्जो दे रहे हैं? इफ़ यू आर अ गुड ड्राइवर, चांसेस आर कि आप सड़क के ऊपर देख रहे हैं। अगर आप सड़क के माहौल को भी गौर से देखें तो सड़क पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर देयर माइट बी अ बिलबोर्ड, अ बिग बिलबोर्ड जिसके ऊपर एक बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी हुई है एंड योर माइंड इज प्रोपेलिंग यू टू हैव अ गुड लुक एट दैट पर्टिकुलर पिक्चर। सो देयर इज सो मच स्टफ गोइंग ऑन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आप कौन सी स्टिमुलस की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे? अगर आप अच्छे ड्राइवर हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, तो आप सड़क की तरफ देख रहे होंगे और आप ये कोशिश कर रहे होंगे कि आप सेफ ड्राइव करें और उस रश में से बाहर निकल जाएं। ओवर हियर आप शायद थोड़ा बहुत मैन्यूवर भी करने की कोशिश करें और अपने ड्राइविंग स्किल्स को मजीद इस्तेमाल करें। स्टिमुलस लोड थ्योरिस्ट के लिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि इंसान इतनी सारी अवेलेबल स्टिमुलाई में से किन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको अगली एग्जाम्पल की तरफ लेकर चलता हूँ। इसमें आपको गाड़ी के अंदर के माहौल से बाहर का माहौल नज़र आ रहा है। ये एक रश वाली सड़क नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके अंदर आपको गाड़ी के स्पीडोमीटर नजर आ रहे हैं। देयर इज अ कार दैट्स ओवरटेकिंग यू एंड देयर इज अ कार दैट इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड देयर आर ट्रीज एंड हाउसेस ऑन द साइड्स ऑफ द रोड। देयर आर ट्रैफिक साइंस ऑल्सो। एक ड्राइवर की अटेंशन इन हालात में अमूमन किन चीज़ों की तरफ जाती है? एंड सडनली what you see in front of you is just a road and a road behind that is being shown through the rear view mirror. ड्राइवर जब भी ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो उनके लिए ये दो व्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो उनकी प्राइमरी इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो अपने सामने देख सकें और अपने पीछे देख सकें। सो देयर इज समथिंग
that is stimulating them to pay attention in front as well as pay attention in the rear. And rest of all of things come after that. So, over here, an important point could be कि ड्राइवर की जो अटेंशन है वो शायद एक फिल्टर भी हो सकती है, क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी ऑब्जर्वेशंस ड्राइवर के जहन में आ रही हैं, इनमें से चंद ऑब्जर्वेशंस की तरफ ड्राइवर को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है. इसका मतलब ये है कि अटेंशन शायद हमें अपनी इंफॉर्मेशन को फिल्टर करने के अंदर भी मदद देती है, और हम शायद उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन देते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और उन चीज़ों की तरफ कम अटेंशन देते हैं जो उस मौके के ऊपर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती. स्टूडेंट्स, अटेंशन को किस तरह से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है और फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, इसका अंदाज़ा आपको हो सकता है इस कोट से जो माइकल जॉनसन, जो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने 2000 में ओलंपिक्स में एथलेटिक्स का गोल्ड मेडल विन किया था. He says something like this about his athletics game. I have learned to cut out all unnecessary thoughts on the track. I simply concentrate. I concentrate on the tangible, on the track, on the race, on the blocks, on the things I have to do. The crowd fades away and the other athletes disappear, and now it's just me and this one lane. This is an inspiring quote. And that shows the height of concentration, that when a player who is touching the level of becoming an Olympic gold medalist, when he looks at his track, how he perceives entire information. कौन सी स्टिमुलाई की तरफ वो ध्यान देता है और कौन सी स्टिमुलाई की तरफ वो ध्यान नहीं देता. स्टूडेंट्स, इस कोट से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि प्लेयर्स जब किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो बाकी की सारी चीज़ें शायद उनकी तवज्जो से हट जाती हैं और उनकी तवज्जो किसी एक पॉइंट पर मरकूज़ हो जाती है. इन योर लाइफ आपने ये देखा होगा कि हम जब भी किसी काम को बहुत ध्यान से करने की कोशिश करते हैं और कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर हम एक तरह से दूसरी दुनिया से कट ऑफ से हो जाते हैं. ऐसा लगता है कि जैसे बाहर की दुनिया को हम स्लो मोशन के अंदर परसीव कर रहे हैं और हमारी टोटल कंसंट्रेशन उस काम के ऊपर होती है जिसको हम करने की कोशिश करते हैं. स्टूडेंट्स, आइए अब मैं स्टिमुलस लोड थ्योरी के कुछ पोस्टुलेट्स की तरफ आपको ले जाऊं. As you can see on the slide, humans have limited capacity to process information. That's fine. When inputs exceed the capacity, people tend to ignore some inputs and devote more attention to others. So students, in this postulate, there are basically 2 points. Number one is there is a wide variety of stimulations available in the environment for a certain individual at a certain time period. But simultaneously, इस individual के अंदर उन stimuli को attend करने की भी एक limited capacity है. ज़रूरी नहीं कि वो सारी stimuli को attend कर सके उस मौके के ऊपर. So, इस चीज़ से हमें ये बात पता चलती है कि जब भी हम एक ऐसी situation में होते हैं जहाँ पर बहुत सी stimuli हमारे ऊपर impact कर रही होती हैं और हमारी attention को हासिल करने की कोशिश करती हैं, तो वहाँ पर हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को फिल्टर आउट करते हैं और उस इन्फॉर्मेशन की तरफ तवज्जो देने की कोशिश करते हैं, ध्यान देने की कोशिश करते हैं जो हमें अपना काम करने में मदद देती है. सो दैट टेक्स अस टुवर्ड्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ऑफ द स्टिमुलस लोड थ्योरीज, व्हिच इज that these theories account for environmental stimulation in terms of the organism's momentary capacity to attend and to deal with salient features of its milieu. इस थ्योरी से हमें ये पता चल सकता है कि इंडिविजुअल्स की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी कितनी है एनवायरमेंटल स्टिमुलेशंस को प्रोसेस करने की, और एनवायरनमेंट के अंदर कौन सी ऐसी स्टिमुलाई हैं जो इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट कर सकती हैं. अब मैं आपको दोबारा से सड़क के माहौल की तरफ लेके जाता हूँ. सड़क के माहौल पर आप देख सकते हैं कि जब बहुत सारे बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगे होते हैं तो वो शायद ड्राइवर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, और जब ड्राइवर्स उन बिलबोर्ड्स की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं तो शायद वो अपनी ड्राइविंग के ऊपर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते. क्या यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि हम सड़क के ऊपर ऐसे बिलबोर्ड्स, इतने बड़े बिलबोर्ड्स मत लगाएं कि वो ड्राइवर्स की अटेंशन को अट्रैक्ट करें, जिसकी वजह से शायद रोड एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं. सो दैट टेल्स अस कि हम उस एनवायरनमेंट को एक सर्टेन लेवल तक कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हम एक सर्टेन बिहेवियरल आउटकम हासिल कर सकें. मिसाल के तौर पर अगर उस एनवायरनमेंट के अंदर बिलबोर्ड्स ख़त्म किए जाते हैं तो बिहेवियरल आउटकम ये हो सकता है कि ड्राइवर्स अपनी ड्राइविंग के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. कोई ऐसी स्टिमुलस उस एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है जो उनको अपनी ड्राइविंग से परे ले जाती है, क्योंकि
चंद चीज़ें जो हमें अट्रैक्ट करती हैं हम उनकी तरफ अटेंशन देंगे और बाकी चीज़ें फ़िल्टर आउट हो जाएंगी। और इस सिलसिले में ये हो सकता है कि ड्राइवर उस बिलबोर्ड की तरफ ज़्यादा अटेंशन दे और ड्राइविंग की इंफॉर्मेशन सारी फ़िल्टर आउट होना शुरू हो जाए। Another important point about this theory is that most important tasks at hand are given as much attention as needed and less important stimuli are ignored. So this is more like a switch, an attention switch. हमारे attention span के अंदर एक छोटा सा switch है जो जब प्रेस हो जाता है तो हम बाकी की सारी चीज़ों की तरफ से attention अपनी हटा लेते हैं। क्या ये स्विच हमारे लिए फ़ायदेमंद है या क्या ये स्विच हमारे लिए नुकसानदेह है? मेरा ख्याल है कि इस स्विच के हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी हैं और शायद इस स्विच के हमारे लिए नुकसानात भी हो सकते हैं। और इस स्विच के होने की वजह से हमें इस बात का अंदाज़ा होता है कि शायद अटेंशन हमारे कंट्रोल में है और अगर हम अपना एटीट्यूड चेंज करें और उस एटीट्यूड चेंज करने की वजह से हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं और एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस पैदा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अटेंशन देंगे जिन चीज़ों के हमारे काम से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। मिसाल के तौर पर अगर आप स्कूल की क्लास को लें तो क्लास का माहौल, उस क्लास का टोटल एनवायरनमेंट, उसका स्टिमुलस लोड लेवल कितना है? क्या वहाँ पर बड़ी बड़ी तस्वीर लगी हुई हैं, बड़े बड़े कार्टून्स लगे हुए हैं या वीडियोस चल रही हैं या म्यूज़िक चल रहा है? क्या चीज़ें ऐसी रखी जाएं कि वो स्टूडेंट्स को ऑप्टिमल लेवल ऑफ स्टिमुलस दें और स्टूडेंट्स के बिहेवियर को डायरेक्ट करें टुवर्ड्स स्टडीज़, टुवर्ड्स कॉन्सेंट्रेटिंग मोर। हम इस पॉइंट पर बात करेंगे अपनी अगली थ्योरी के अंदर। The next important postulate over here is that when the organism's capacity to deal with environment is overtaxed, only the most important information is paid attention to. मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि ड्राइवर्स बहुत देर तक गाड़ी चलाते रहते हैं क्योंकि उन्हें बहुत लंबा सफ़र तय करना होता है और इस सिलसिले में वो अपनी नींद को इग्नोर करते रहते हैं और थकते जाते हैं। और अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि एक्सीडेंट हो जाते हैं क्योंकि ड्राइवर्स सो चुके होते हैं। दरअसल होता यह है कि ड्राइवर्स जब बहुत लॉन्ग ड्राइव्स के ऊपर जाते हैं और वो अपने आप को छोटे छोटे रेस्ट पीरियड्स नहीं देते तो उसकी वजह से उनकी अटेंशन जो है वो सारी उनके फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि नींद एक ऐसी चीज़ है जब इंसान फटीग्ड होंगे तो नेचुरली ऑटोमेटिकली नींद आएगी, लेकिन अगर आप इसको अटेंशन नहीं देंगे और आप इसको इग्नोर करते जाएंगे तो नींद आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी स्टिमुलस बनती जाएगी एंड फिजियोलॉजिकली योर बॉडी विल ऑटोमेटिकली शिफ्ट टुवर्ड्स द स्लीपिंग बिहेवियर पैटर्न, जिसकी वजह से द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट हैंड दैट शुड हैव बीन ड्राइविंग एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट इज काइंड ऑफ इग्नोर्ड। सो ह्यूमन बींग्स की अटेंशन देने की कैपेसिटी भी लिमिटेड है और ये ओवर टैक्स हो सकती है। इस पॉइंट से हम बहुत फ़ायदेमंद बातें हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम अपने ड्राइवर्स को फटीग मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दे सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि अगर आपने लॉन्ग ड्राइव करनी हो, मिसाल के तौर पर ऐसे डिस्टेंसेस पर जाना हो जहां पर पहुंचते वक्त आपको 2, 4 या 5 दिन लग सकते हैं, तो आपको किस तरह से इस लंबे अरसे में अपने अटेंशन स्पैन को कंट्रोल करना है और किन चीज़ों की तरफ अटेंशन देनी है और किन चीज़ों की तरफ अटेंशन नहीं देनी। अमूमन जब ड्राइवर्स को इंटरव्यू किया जाता है कि वो ड्राइविंग के दौरान क्यों सो गए, तो यू विल फाइंड आउट कि वो अपनी नींद के बिहेवियर पैटर्न को अटेंशन नहीं दे सके, उसको इग्नोर करते रहे। सो यहाँ पर थोड़ी बहुत एटीट्यूड चेंज की ट्रेनिंग अगर दी जाए तो दोज ड्राइवर्स कुड अवॉइड ऑल दोज फैटल एक्सीडेंट्स। Another important point in this theory is environments may be depicted in terms of measurements applied to the dimensions. एक environment की different dimensions हो सकती हैं। Let us suppose you are somewhere in a shopping mall. जब आप शॉपिंग मॉल में एंटर होते हैं तो आपको मुख्तलिफ किस्म के कियोस्क नज़र आते हैं, मुख्तलिफ किस्म के स्टॉल्स नज़र आते हैं, मुख्तलिफ शॉप्स नज़र आती हैं। उनमें से चंद शॉप्स कपड़ों की हो सकती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो सकती हैं, कुछ ग्रॉसरी की शॉप्स हो सकती हैं। साइमल्टेनियसली उस शॉप के अंदर म्यूज़िक भी चल रहा है, उस शॉपिंग मॉल के अंदर कॉन्स्टेंटली म्यूज़िक भी चल रहा है और आप म्यूज़िक स्टोर में अगर घुस जाते हैं तो वहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का म्यूज़िक चल रहा है। सो उस माहौल के अंदर डिफरेंट डायमेंशंस हैं जो उस एनवायरनमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। वो डायमेंशंस कुछ इस तरह से हो सकती हैं। नंबर 1, इंटेंसिटी। मुख्तलिफ स्टिमुलाई जो उस माहौल के अंदर अवेलेबल हैं उनकी इंटेंसिटी क्या है। मिसाल के तौर पर म्यूज़िक की इंटेंसिटी क्या है, क्या म्यूज़िक तेज़ है या आहिस्ता है। अगर म्यूज़िक तेज़ है तो वो अराउजल लेवल को नेचुरली इंक्रीज़ कर देगा। इस बात से फ़ायदा उठाते हुए अमूमन फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स दोपहर के टाइम पर जब बहुत ज़्यादा रश होता है
when people are coming out of their offices and going straight into the fast food restaurants, तो वो वहाँ पर म्यूजिक को तेज कर देते हैं so that arousal level increases, और arousal level increase होने की वजह से थोड़ा सा stress level में भी increase होता है, and people just finish their food and call it the day in the restaurant so that the next person could also come in. If people start sitting there for a long time, then the restaurant might not be very successful in business because they are not getting the opportunity to entertain the next guest. So they are in a problem that they need to tell their guests that just finish your food and leave the restaurant. However, if they do something like that, then that will be very, very ill-mannered and embarrassing on the part of the guest. So they turn on the loud music and they just try to control the behavioral patterns by bringing up certain changes in the environment. So intensity is very, very important feature in a certain environment, and how many stimuli are intense. जो stimuli intense होती हैं अमूमन हम उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो भी देते हैं. मिसाल के तौर पर अगर साइंस की क्लास के अंदर एक आइंस्टाइन की बड़ी तस्वीर लगी हुई है तो that's a huge intensity in the visual impact of that particular picture that compels the students to learn about Einstein and get inspired. Probably that could be a good stimulation for the students to concentrate on their studies. So you see that we can control the intensity of different stimuli in the environment and direct people's behavior towards certain directions. Then an important thing is novelty. Environment के अंदर क्या चीज़ें novel है. इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग मिसाल जो मेरे जहन में इस वक्त आ रही है वो कुछ इस तरह से है. आजकल जब हम टीवी ऑन करते हैं तो टीवी पर कोई तकरीबन 70 से 100 के दरमियान में चैनल्स होते हैं. When I was a kid, हमारे पास सिर्फ एक टीवी चैनल होता था और हम उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स का वेट करते थे. But today when I turn on the TV, there are so many different channels. Of course, VTV is one of those channels. अब इन चैनल्स में से 70 चैनल्स में से अगर आपको आधे घंटे का टाइम है आपके पास टीवी देखने के लिए तो आप कौन से चैनल को लगाएंगे. नेचुरली आपको जब पता है कि इतने सारे चैनल्स हैं, मे बी यू वुड लाइक टू होप थ्रू ऑल ऑफ द चैनल्स जस्ट टू सी दैट व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स हैपनिंग ऑन डिफरेंट चैनल्स. तो वो क्या चीज़ है जो आपको किसी एक चैनल के ऊपर ठहरने पर मजबूर करती है. अगर आप चैनल हॉपिंग कर रहे हैं, आप कॉन्स्टेंटली चैनल शिफ्ट कर रहे हैं, तो चांसेस ये हैं कि आप किसी एक चैनल पर सिर्फ 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए रुकते हैं. इसलिए टीवी चैनल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बात कि वो अपने विजुअल इंटरफेस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन करें कि एक चैनल हॉपर जब कॉन्स्टेंटली चैनल्स चेंज कर रहा है तो उसको कोई ऐसी स्टिमुलस उसके अंदर नज़र आए कि वो उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ठहर जाए. और जब हमारी अटेंशन किसी चीज़ पर थोड़ी देर के लिए ठहरती है, that probably provides us the place, the reason to stay there for a little while more. So this becomes very, very important for the designers of these channel interfaces, that they come up with such designs based upon the consideration of the human attention system that people just concentrate on their attention and stay on that channel for a little while. So novelty is very, very important. Something that's novel would definitely catch our attention, would definitely catch our attraction. Now, another important aspect is complexity. किसी environment के अंदर complexity की dimension क्या है? क्या चीज़ें complex हैं या क्या चीज़ें simple हैं? Let's suppose आप एक hospital में जाते हैं. उस hospital की building का design किस तरह से है? क्या different wards, doctors' offices, doctors' clinics, surgical rooms, all these places are far apart from each other, and to get from one place to the other place is a complicated path. अगर environment बहुत ज़्यादा complicated तरीके से डिज़ाइन किया गया है तो क्या हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स के लिए या उनके अटेंडेंट्स के लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ होगी या एक नुकसानदेह चीज़ होगी. नेचुरली हम कोशिश करेंगे कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो रास्ते हैं वो बहुत सीधे हों, सिंपल हों और प्रॉपरली उनकी डायरेक्शंस मेंटेन की गई हों और मेंशन की गई हों. और अमूमन लोग हॉस्पिटल में जब पहुंचते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में होते हैं और जल्दी में होते हैं, और इस सूरत हाल में शायद उनका अटेंशन स्पैन भी इतना बेहतर तरीके से काम नहीं कर रहा होता. तो एक कॉम्प्लेक्स cobweb of pathways will not be a very helpful idea for the hospital design. Students, another important factor is temporal variation, which means changes in the noise levels. Changes in the noise levels also impact us. मिसाल के तौर पर अगर आप एक बस में सफ़र कर रहे हैं और एयर कंडीशनर ऑन है
और शायद एयर कंडीशनर के फ़ैन के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम है और उसकी वजह से उसमें एक हल्की सी आवाज़ मुसलसल आ रही है। और जब आप बस के अंदर बैठते हैं तो थोड़ी देर वो आवाज़ आपको इरिटेट करती है, लेकिन आप उस आवाज़ से यूज्ड टू हो जाते हैं। लेट अस सपोज आफ्टर अ जर्क दैट प्रॉब्लम विद द फैन ऑफ द एयर कंडीशनर just automatically gets fixed up. You would certainly notice कि क्या चीज़ कम हुई है इस माहौल के अंदर जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा सुकून ज़्यादा महसूस हो रहा है। एंड यू वुड नोटिस कि ये उस एयर कंडीशनर के फ़ैन की आवाज़ कम हुई है जिसकी वजह से आप अटेंशन दे रहे हैं इस बात को कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पुरसुकून महसूस कर रहे हैं। So students, temporal variations are also an important dimension in a certain environment. Then the next important point is surprisingness. That how surprising is that environment for you? You could go to many different types of restaurants, but some restaurants master the art of decorating and designing their environment. Some restaurants come up with the idea of very, very surprising environments. For example, there are certain restaurants that are built up with ice. Now, everybody would be surprised that how come a restaurant would be built up with ice? And people would be attracted towards that, and people would want to go to that particular restaurant. So students, you see that surprisingness plays an important role in directing our attention towards certain things. And then the last important point is incongruity. Incongruity means that when things don't match with each other. Incongruity is something that would catch your attention immediately. Can you think of an image that is very incongruous? Did you think of one? Well, I can give you an example. Just imagine a 3-year-old baby crying in the cage of a lion with lion roaring around. If such a scene is presented in front of you, a 3-year-old baby crying in the cage of the lion and lion is also roaring. Let us imagine that this is a psychedelic movie scene from a movie. You would immediately like to know that what is happening here, what's going on here, because the things are so incongruous with each other. Because in a lion's cage, you would never find out a baby. And if a baby is there in a lion's cage, that's total incongruity. चीज़ें एक दूसरे से मुतज़ाद हैं. चीज़ें जनरल लाइफ के अंदर इस तरह से नहीं होती, जिसकी वजह से आप उसकी तरफ ज़्यादा अटेंशन पे करने की कोशिश करेंगे. स्टिमुलस का बिहेवियर के साथ क्या ताल्लुक है? पिछली चंद एग्जाम्पल्स में आपने ये देखा होगा कि हम स्टिमुलस की नेचर को कंट्रोल कर सकते हैं ऑन डिफरेंट डायमेंशंस, और उन डायमेंशंस पर जब हम स्टिमुलाई को कंट्रोल कर सकते हैं तो हम किसी माहौल में ऐसी स्टिमुलाई को ऐड कर सकते हैं जो उस माहौल के अंदर एक सर्टेन काम करने के लिए ज़्यादा बेहतर हालात पैदा कर सकें. मिसाल के तौर पर हम ऑफिस के डिज़ाइंस को टोटली चेंज कर सकते हैं, हम स्कूल्स के डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं, हम क्लासरूम्स के डिज़ाइंस को चेंज कर सकते हैं. और इन सब चीज़ों के डिज़ाइंस को चेंज करते वक्त हम सिर्फ इस बात को अगर मद्देनज़र रखें कि इस एनवायरनमेंट में बैठने वालों का बुनियादी काम क्या है, तो हम शायद उनकी अटेंशन को डायरेक्ट कर सकते हैं बाय मैनिपुलेटिंग विद द एनवायरनमेंट टुवर्ड्स द टास्क दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल इन दैट एनवायरनमेंट. इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी अटेंशन के अंदर डिप्लेशन भी होना शुरू हो जाती है. आजकल के ज़माने में हमारी अटेंशन हासिल करने की कोशिश करती हैं बहुत सारी स्टिमुलाई. हम जब टीवी ऑन करते हैं तो बहुत सारे चैनल्स हैं, हम जब मार्केट में कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं तो बेशुमार किस्म के कपड़े हैं, हम जब सड़क पर जाते हैं तो बेशुमार किस्म की चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं. So we can say that this is an age of multiple, varied and millions of stimuli that are impacting a human being at one single unit of time. क्या हम इतनी इंफॉर्मेशन को अटेंशन दे सकते हैं? क्या हम इतनी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं? Naturally there comes a point जब हमारी अटेंशन डिप्लीट होना शुरू हो जाती है, और ये ऐसी सूरत हाल में बहुत ज़्यादा हो सकता है जब ये जितने स्टिमुलेटिंग कंसर्न्स हैं, मिसाल के तौर पर एडवर्टाइजमेंट्स, रोड साइंस, टेलीविज़न चैनल्स, ये सारे बहुत डेक्स्ट्रसली डिज़ाइन किए जाते हैं इंसानों की अटेंशन को कैच करने के लिए. इनके पीछे, इनके डिज़ाइन के पीछे बहुत ज़्यादा सोचा जाता है कि किस तरह इंसानों की अटेंशन कैच की जाए. और इस सूरत हाल में क्या आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि हम अटेंशन दे देकर चीज़ों को थक जाएंगे और हमारा अटेंशन देने की कैपेसिटी आहिस्ता आहिस्ता क्रैश होना शुरू हो जाएगी? इफ़ यू थिंक सो, यू आर वेरी राइट.
हमारी अटेंशन डिप्लीशन भी हो सकती है और हमारा अटेंशन सिस्टम क्रैश भी हो सकता है बिकॉज दिस अटेंशन सिस्टम इज टैक्स्ड सो हैवीली सो हार्ड. सो व्हाट डू वी डू? ऐसी सूरत हाल में बिहेवियरल आउटकम्स क्या होती हैं? जब हमारी अटेंशन स्पैन टैक्स होता है, हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते करते थक जाते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में हमारे बिहेवियर पर कुछ नेगेटिव आउटकम्स भी आना शुरू हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर जजमेंट एंड एरर्स इन जजमेंट. हम अपनी जजमेंट्स सही तरह से नहीं बना सकते. मिसाल के तौर पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो सकता है, हमें बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो सकती है. या आपने कभी किसी को सुना है कि मैं पिछले 6 माह से शहर में नौकरी कर रहा हूँ और मैं बहुत थक चुका हूँ और अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं किसी गांव में चला जाऊँ जहाँ पर ना टीवी हो और सिंपल लाइफ हो. मैं उस माहौल के अंदर जाकर कुछ अरसे के लिए रिलैक्स करना चाहता हूँ. दरअसल विद सच people, the case is that their attention has been taxed so heavily that they would like to relax for a while. They are so tired of processing so much information around them. So, if such kind of environment is prevailing in the cities, then maybe we can design certain different kind of environment within the offices. Maybe we can keep the offices very simple. Maybe we can put up big paintings of beautiful sceneries in the offices, and when people are tired, they just simply have a look at that picture and get the opportunity to relax for a while. Can we do that? If we are doing that, then we are making a very good use of the stimulus load theory over here. Students, I hope कि आपको stimulus load theory interesting लग रही होगी और आपने इसके various points capture कर लिए होंगे. और of course, I find stimulus load theory very very interesting as well. और क्योंकि ये थ्योरी हमें एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल करने में मदद देती है और हमें मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के फीचर्स को कंट्रोल करने में मदद देती है और हमें ये समझाती है कि हम एनवायरनमेंट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कि इंसान उस एनवायरनमेंट के अंदर बेहतर महसूस कर सकें, ज़्यादा क्रिएटिव महसूस कर सकें और जो नेगेटिव बिहेवियरल पैटर्न्स हैं उनको किस तरह से हम मिनिमाइज कर सकते हैं. द नेक्स्ट थ्योरी दैट आई हैव इज बिहेवियरल कॉन्स्ट्रेंट थ्योरी. बिहेवियरल कॉन्स्ट्रेंट थ्योरी का जो कैच फ्रेज मैं चाहूँगा कि आप ज़हन नशीन रखें, दैट इज समथिंग लाइक दिस: रियल और परसीव्ड लिमिटेशंस imposed on the organism by the environment. Just concentrate on the sentence again. Real or perceived limitations imposed on the organism by the environment. Now, if you concentrate over this sentence, you will find out two words very striking. Number one is real, and number two is perceived limitation. You would say that limitations are real. If there is a limitation, I can see that, and I know that there is an obstruction on my path. But what is perceived limitation? How do we deal with that? Students, for behavioral constraint theories proponents, this was important to find out कि हम behavior को किस तरह से direct कर सकते हैं, हम behavior को किस तरह से constraint कर सकते हैं. और behavioral constraint theories का एक बहुत बड़ी finding ये थी कि हम constraints को ना सिर्फ visually देखते हैं, real life constraints को समझते हैं, बल्कि constraints हमारे जहन में perceived threat की तरह से भी हो सकते हैं. मिसाल के तौर पर एक बच्चा जब एग्ज़ाम देने के लिए चाहता है या अपने आप को एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपेयर करता है, he is perceiving a real threat, knowing that he's probably did not get much time to prepare for his mathematics exam. लेकिन इस सूरत हाल में obstruction is real, and if he works hard on the mathematics, maybe he'll find out a way to pass that obstruction. But imagine there is another child who's simply thinking that in this mathematics exam, I will again fail because mathematics is something that I am not good at. This is actually the perceived threat. Perceived threat is sometimes more dangerous threat than the real threat. If the real threat is that I am weak in mathematics, then that student knows what the problem is. And when the problem is known, that is usually the half of the solution. But when there is perceived threat, that means people are finding out a threat in a certain environment. We can put it in another way also. Agar aap, let's suppose you're driving your car in the rush hour traffic again, and let's suppose that few moments before you bump into the rush, you can see the rush in front of you. Now, watching the rush in front of you, you know that how can you manipulate and get your way out of that rush hour traffic. But if you think that you are not a good driver, then that's a perceived threat. You're thinking that I cannot maneuver
then that's a perceived threat as well. And based upon your perceived threat, you would also start feeling stress. It is something that you imagine, the perception of a threat, imaginary perception of a certain threat. Let us see what are the different postulates of this particular theory. Environment can prevent, interfere with, or limit the behavior of its inhabitants. This was the finding of Rodin and Bohm in 1978, as well as this finding was confirmed by Stockholz in 1978 also. So students, आपने देखा कि हमारा environment के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी stimuli होती हैं जो हमारे behavior को direct कर सकती हैं, हमारे behavior को prevent भी कर सकती हैं और हमारे behavior को shape up भी कर सकती हैं. मिसाल के तौर पर हमने काफ़ी दफ़ा डिस्कस किया ब्लैक कलर के शॉपर बैग्स की एग्जांपल्स को, और इसके साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस किया कि हम ब्लैक कलर के शॉपर बैग्स को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करते हैं. जब हम उनको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो हम अमूमन उनको बाहर फेंक देते हैं. अगर हमने इस बिहेवियर पैटर्न को किसी तरह से लिमिट करना है, किसी तरह से प्रिवेंट करना है, तो हमें एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस पैदा करनी पड़ेंगी. मिसाल के तौर पर हम उस एनवायरनमेंट के अंदर लेट्स सपोज वी कुड हैव बिग डस्टबिन्स फिक्स्ड अप. Now you find out even if we fix up the big dustbins, still people don't go towards those. Then we can write something very creative on those dustbins. Then maybe we can come up with such a color or such a design of the dustbin that people would want to go there. So in environment we can always put certain things, certain stimuli जो हमारे behavior को direct कर सकती हैं, हमारे behavior को shape up कर सकती हैं. अब सोचने वाली बात यह है कि environment provides situations where people either actually lose some control over their environment or they perceive that they are going to lose control over their environment. इंसानों के लिए ये बात बहुत important है कि वो अपने environment पर किसी तरह से control हासिल करें. Every human being wants to have a certain level of control in his or her environment. For example, if let's say a youngster is traveling from one city to another city and he's traveling by train. Let us suppose that this youngster is traveling by the train for the first time in his life all by himself. So what kind of behavioral limitations he might feel in himself when he is sitting on the train? He might perceive that this journey might come up with different points where he might start feeling dangerous. He might start thinking that something wrong may happen on the way. So when all these perceived threats come in his mind, he will start thinking that maybe I'm going to lose control over the scenario. Where another thought comes in his mind that I have to get the control on my environment. And based upon this thinking, when he sits on the train, he does certain things. Maybe he befriends with another person who's sitting next to him. Maybe he tries to make friends. Maybe he just has a good look at the environment in that compartment so that he could properly familiarize himself. Maybe he wants to see that where is the window, where is the door, where are the seats, where are different people sitting. All these things are actually helping this youngster gain control over his environment. So getting the control is very, very important. Now, off and on, we actually lose control over our environment, and off and on, we actually perceive that we are going to lose control over our environment. In such scenarios, what actually happens? We can discuss certain examples here, of course. Loud intermittent noises limit effective communication. When there are loud intermittent noises in the background, then a person might feel that he's going to lose control over his environment because there are loud intermittent noises. Let us imagine that this person happens to be a teacher in a classroom where kids are talking to each other. ऐसी सूरत हाल में loud noise, loud intermittent noises coming out of the kids may be perceived as a threat to the control, as a sense of a loss of control. And the teacher would definitely at this point do something to have more control over his environment. इसी तरह से अगर इस पॉइंट को हम डिफरेंट बिल्डिंग्स की सेटिंग्स के पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि ओवर रेजिमेंटेशन इन द हॉस्पिटल्स कैन इंटरफेयर विद रिकवरी. मिसाल के तौर पर हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बहुत ज़्यादा रेजिमेंटेशन है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट से तीसरे डिपार्टमेंट, पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए डिफरेंट किस्म के प्रोफेशनल्स as well as doctors need to work together on one patient. Now, if these professionals and doctors are lying far apart from each other, और इनको access करना उसके लिए बहुत मुश्किल है, so that would be definitely a terrible loss of control over the environment for that particular patient. अमूमन हॉस्पिटल्स में कुछ इस तरह से होता है कि पेशेंट्स
एक जगह पर जाके डॉक्टर को दिखाते हैं and then they are recommended to go for an X-ray and they find out that X-ray is somewhere far away. When they reach over there, they find out the X-ray technician is missing. So all these things add to the sense of loss of control upon their environment on the mind of the patient. Simultaneously, excessively high ambient temperatures prevent extreme physical exertion. Extremely cold temperatures limit finger dexterity. So all these things can add up to a loss of control or a perceived loss of control on the minds of the people. Now, what happens when people are thinking that they are losing control over their environment, or when people are perceiving that there is going to be a loss of control over their environment? There was a research done by Brehm and Brehm in 1981, and they found out some very interesting findings, which are something like this. When we feel that we have lost control over our environment, we first experience discomfort and then attempt to reassert our control. Every time you bump in a situation or a scenario where you think that you are going to lose control, then that causes anxiety or stress. Let us suppose a teacher enters in the classroom. When she enters in the classroom, children are talking to each other. They are not noticing her. And the teacher might start thinking that I am losing control over my environment. When she starts thinking like that, what is happening inside her body? She is feeling stress, agitation. This is a physiological state that is strikingly different from the normal physiological state of the human body. And she wants to seek more information as to why this state is being enacted out inside her body. And she finds out that the environment is posing a threat. This stress and discomfort the teacher would go through. Based upon this stress and discomfort, teacher would like to do something in that would bring her control back over her environment. Now, all that is needed for individuals to perceive that they have lost some degree of control, or for that matter, anticipate the loss of control, and the reactance will occur. Reactance is the next process that will emerge in the teacher's mind out of his perception of a sense of loss of control. Reactance means that in order to minimize that physiological stress, we will have to manipulate with the environment in such a way कि हम उसके अंदर कुछ positive changes पैदा कर सकें. कुछ इस तरह की changes पैदा कर सकें कि हमें ये महसूस हो कि हम उस environment को control कर रहे हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम जो कुछ भी करें उसकी वजह से हम अपने environment पर काबू पा सकें, अपने environment को control कर सकें. अक्सर औक़ात अमूमन ऐसा भी होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस कंट्रोल को हासिल करने में नाकाम रहते हैं. हम उस कंट्रोल को हासिल करने में फेल हो जाते हैं. मिसाल के तौर पर, let us suppose that teacher enters into his class and over again he does many things, but the kids never stop talking. They never change their behavior. Now, whatever the teacher has been doing, owing to the process of reactance, it is not giving him the right kind of control over his environment. Now, what is happening with the teacher? How is he thinking? The next process over here is learned helplessness. Yeah, we learn to be helpless, which means that we will maintain a state of mind where we say that, okay, fine, I don't know, I cannot change anything, so we will stay in a low morale state of mind. If repeated attempts to regain control are unsuccessful, learned helplessness may develop. People begin to feel that they no longer control their own destiny, and what happens to them is out of their own control. These feelings can eventually lead to clinical depression, and in the most extreme cases can lead people to give up on life and die. This is, of course, a very extreme case. When people get into the process of learned helplessness, that is a state of despair. That is a state of dejection, where people start thinking that they cannot do anything now. And that state of dejection, owing to the extreme loss of control, may bring up extreme depression in the patients, in the people. And people who are suffering from depression, they always think that their life is not worth it. They are not capable of doing it. So, owing to this negative thinking about themselves, sometimes they bump into extreme things like committing suicide. Let us move towards the next concept, which is perceived control. Now, what is perceived control? If we concentrate over this concept, we'll find out that
sometimes we have direct control over environment, sometimes we have a perceived control over our environment. Sometimes we are having a direct threat in front of us, and sometimes we are having perceived threats in front of ourselves. So perception is very, very important, and it has been found out that even when the threat is not existing out there, we are only perceiving it, and this is just a thought in our mind, our body starts reacting exactly the same way. When someone loses control over his environment, तो वो उनके अंदर डिस्ट्रेस पैदा करेगा. ये फीलिंग, ये एहसास कि मैं अपने एनवायरनमेंट के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल छोड़ता जा रहा हूँ, ये फीलिंग डिप्रेशन, ये डिस्ट्रेस पैदा करती है. और ज़रूरी नहीं कि हमारी एनवायरनमेंट के अंदर वो थ्रेट मौजूद हो. हम उस थ्रेट को सिर्फ परसीव कर सकते हैं, वो सिर्फ शायद एक इमेजिनरी थ्रेट है. जस्ट लाइक दैट किड हु is always perceiving that he's not very good at mathematics, that shapes up the big imaginary threat for that particular kid, and he would exactly go through the same symptoms which are exhibited by the people who are experiencing a direct loss of control over their reality. Students, let us move towards our next theory, which is adaptation level theories. If you talk about the adaptation level theories, then this is the catchphrase that should stay in your mind. Excessive stimulation as well as too little stimulation is hypothesized to have deleterious effects on emotions and behavior. Students, you noticed in this catchphrase that we are talking about too little stimulation or too high level of stimulation. Both of the levels of stimulation are hypothesized to be deleteriously impacting the human behavior. जब किसी environment में stimulation बहुत ज़्यादा low हो जाती है, तो वो भी इंसानों के लिए बहुत तकलीफदेह होती है, और जब किसी एनवायरनमेंट में स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, तो वो भी इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफदेह हो सकती है. मिसाल के तौर पर बाज़ औक़ात पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है, और अमूमन इसको कुछ इस तरह से कहा जाता है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नज़रबंद कर दिया गया है. Now, those prisoners are actually doing their time in their own homes, but they are not allowed to come out of their homes. In a home, everybody's home is like the real mental picture of what exists in their mind about a good home. And everybody has certain good things and certain bad things in their homes as well. Home is a place where there are so many different types of stimulations available. However, when some people are enclosed into their homes, they tend to suffer from depression after some time period. The reason is that their stimulation level actually goes very low. Political prisoners are always tried कि उनका स्टिमुलेशन लेवल किसी तरह से लो किया जाए, क्योंकि जब उनका स्टिमुलेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है तो उस वक्त वो अपनी मूवमेंट्स करते हैं, अपने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, और किसी तरह से अगर उनका स्टिमुलेशन लेवल बहुत लो ले जाया जाए तो उनकी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग को कट डाउन किया जा सकता है, और इसके साथ ही साथ उनका लेवल ऑफ स्टिमुलेशन लो होने की वजह से उनके बिहेवियर पैटर्न के अंदर डिप्रेसिव इम्पैक्ट्स भी आना शुरू हो जाएंगे. सोचने की बात दरअसल ये है कि किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को जब उसके घर में रखा जाता है तो उसका लेवल ऑफ स्टिमुलेशन क्यों लो हो जाता है. दरअसल पॉलिटिकल प्रिजनर्स जब किसी दूसरे इंसान से नहीं मिल सकते, ये वो स्टिमुलेशन है जो वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियंस यूजुअली बहुत सारे लोगों से मिलना पसंद करते हैं, तो उनका लेवल ऑफ स्टिमुलेशन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है. अमूमन ये देखा गया है कि पॉलिटिकल प्रिजनर्स इन हालात के अंदर अपनी बायोग्राफीज लिखना शुरू कर देते हैं, या अपने आइडियाज़ लिखते हैं, या शेर और गज़ल कहते हैं. अपने अपने हिसाब के मुताबिक वो अपने आप को स्टिमुलेशन देने की कोशिश करते रहते हैं. इसके साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि जब स्टिमुलेशन लेवल किसी एक ख़ास लेवल से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो उसके अंदर भी काफ़ी सारे मसाइल होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब स्टिमुलेशन लेवल इंक्रीज कर जाता है एक ऑप्टिमल लेवल से, देन देयर आर सो मेनी डिफरेंट स्टिमुलाई दैट आर अट्रैक्टिंग अ सर्टेन इंडिविजुअल. ऐसी सूरत हाल में अटेंशन स्पैन टैक्स होना शुरू हो जाता है और इंसान थकना शुरू हो जाते हैं. जैसा कि हमने कुछ देर पहले इस एग्जाम्पल का डिस्कस किया कि कुछ लोग ऑफिस में जब शहरों में काम करते हैं तो उस हसल बसल के एनवायरनमेंट में रहते रहते आहिस्ता आहिस्ता वो इतने थक जाते हैं, इतने टैक्स हो जाते हैं कि वो अपने आप को एक लो स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट के अंदर लेकर जाना चाहते हैं. तो स्टूडेंट्स, इस बातचीत से आपको अंदाज़ा हुआ होगा कि लो लेवल ऑफ स्टिमुलेशन पेनफुल है, हाई लेवल ऑफ स्टिमुलेशन भी पेनफुल है. इन दोनों स्टेट ऑफ माइंड्स के अंदर
इंसानों का बेसिक मोटिवेशन ये होता है कि वो किसी तरह से अपने स्टिमुलेशन लेवल को मिडल पे लेके आए, और जब वो स्टिमुलेशन लेवल मिडल पे आता है दैट्स ऑप्टिमल स्टिमुलेशन लेवल, और यहाँ पर इंसान काम करना शुरू करते हैं और यहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर होना शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस देना चाहूँगा एक बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च का जो हेल्सन और बॉल्वेल ने की। उनके मुताबिक मैन्स रिलेशनशिप टू इट्स एनवायरनमेंट इज कंपोज्ड ऑफ 2 बेसिक प्रोसेसेस। इन बेसिक प्रोसेसेस को बताने से पहले मैं आपको सिंपल ज़बान में इसको इस तरह से पेश कर सकता हूँ। लाइफ में या तो आप खुद चेंज हो जाएं या फिर अपने माहौल को किसी तरह से चेंज कर लें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट Halson and Walwell found out through their researches. You could also find out the same findings from your folklores, from the elderly people in a culture who are constantly giving quotes of wisdom to the people that they are meeting with. This could be a simple folk wisdom thing, but this is something that Halson and Walwell found out through researches. That man's relationship to the environment is composed of 2 processes, adaptation and adjustment. Adaptation means that we adjust to our environment. जब हम अपने माहौल को चेंज नहीं कर सकते तो हम उस माहौल के साथ अडेप्ट करने की कोशिश करें, और जितना हम अडेप्ट करते जाएंगे उतनी ही हमारी सेटलमेंट उस माहौल के अंदर बेहतर होती जाएगी। जैसा कि सिविलाइजेशनल एक्सपीरियंस और पिछले कई सैकड़ों करोड़ों सालों के एक्सपीरियंस इस अर्थ के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ का ये रहा है कि जो स्पीशीज़ इस माहौल के साथ अडेप्ट नहीं कर पाती वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, और जो स्पीशीज़ इस माहौल के साथ अडेप्ट कर जाती हैं वो यहाँ पर ज़िंदगी गुजारती रहती हैं। सो ह्यूमन बीइंग्स आर सर्वाइवर्स एंड दे हैव बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग देमसेल्व्स इन ऑर्डर टू अडेप्ट विद देयर ओन एनवायरनमेंट्स। सेकेंड थिंग इज एडजस्टमेंट, which means change the environment with which human beings are interacting. या तो environment को change कर दिया जाए या खुद से change हुआ जाए, और adjustment के process के तहत हम कोशिश ये करते हैं कि अपने environment को किसी तरह से change करें। बिल्कुल जिस तरह से political prisoners जब वो house arrest होते हैं and there is very low level of stimulation available to them, they try to adjust their existing environment to provide them with higher level of stimulation. Maybe they will gather up a lot of books for themselves. Maybe they'll simply start writing biographies. So they are adjusting the small little environment that is available to them according to their needs. इसमें सोचने की बात यह है कि जब पॉलिटिकल प्रिजनर्स अपनी बायोग्राफीज लिखते हैं तो वो अपना लेवल ऑफ स्टिमुलस लोड इंक्रीज कर रहे होते हैं और अप कर रहे होते हैं, और अपने माहौल को अपने मुताबिक मेंटली चेंज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई दे सर्वाइव दैट लोनलीनेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग लगा होगा। दैट ऑल्सो गोज टू से दैट वी आर वंस अगेन रनिंग शॉर्ट ऑफ आवर टाइम एंड वी विल हैव टू फिनिश आवर लेक्चर टुडे। आज हमने चंद मिनी थेरीज का डिस्कशन किया इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में जब हम आएंगे तो इन मिनी थेरीज को दोबारा से रिव्यू करेंगे। अगले लेक्चर तक जो वक्त है उसमें आप अपना भरपूर ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि खुश रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।